करेगा थोड़ा। आपको तेलुगु बोल ठीक Okay, welcome back, people. Is the audio video clear? Yes. ठीक है. So as we said, we will go for a revision. ठीक है. ये आपकी सेकेंड ईयर की चैप्टर्स है. सिंस द कोर्सेज आर ऑलरेडी डन, हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे. ठीक है. So today's topic for revision is the male reproductive system in human reproduction. ठीक है. Fine. Please pay attention. Now, human reproductive system में दो चीजें हैं. Since we are sexually dioecious organisms, मतलब male and female, there are two organisms. तो sexual dimorphism दिखती है. Yes, sexual dimorphism. Fine. Now, when the sexual dimorphism is seen, that implies that male and female reproductive systems are present in two separate individuals. ठीक है. Fine. So we know that humans are viviparous, मतलब they directly give birth to the babies or offsprings. ठीक है. Then development is internal, fertilization होती है. Development is direct, and there is no larval stages involved. ठीक है ना. इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट. इज दैट क्लियर? फाइन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फाइन. And our today's agenda is the male reproductive system. Male reproductive system. ठीक है. ओके. इसमें हम एक ह्यूमन मेल के ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है वो देखेंगे. प्लस हाउ आर दीज नो फंक्शनिंग, कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनकी फंक्शंस है, वो सब देखेंगे. ठीक है. ओके, लुक इनटू इट. The male reproductive system basically comprises of two primary things. One is the testis. ये आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं? गोनाड्स. इज दैट क्लियर पीपल? फाइन. उसके बाद इनमें आती है एक्सेसरी डक्ट्स. डक्ट्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो व्हाट आर दीज डक्ट्स? डक्ट्स में आपकी रेटिडेस्टिस आती है, वैसा एफरेंशिया आता है, एपिडिडिमिस आती है, वैस डिफरेंस आता है. नाउ लुक इनटू दिस फिगर हियर, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. ठीक है. देखो, ये जो दिख रहा है आपको, दिस बेसिकली इज द टेस्टिस. ठीक है. फाइन. दिस इज द टेस्टिस. यहां पे ये जो शेडेड पोर्शन में दिख रहा, दिस इज द टेस्टिस. फाइन. टेस्टिस किसके अंदर है? स्क्रोटम के अंदर या स्क्रोटल सैक के अंदर. नाउ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन मतलब मेल में भी पेल्विक रीजन. ठीक है.
एंड फीमेल्स में भी पेल्विक सेक्शन में ही रहता है दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपकी एब्डोमेन खत्म होती है एंड दिस सेक्शन इज द पेल्विक सेक्शन, ओके। तो इसमें पहला that is paired testis. Why? Because there are two testes present inside the scrotal sac. And hamare, in case of males, you have a paired testis that is located outside the body. Outside the body, मतलब abdominal region के बाहर है, extra abdominal है, ठीक है, okay. फिर ducts में आओ, ठीक है। ducts में रेटिटेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, ठीक है, ये जो है as well as the epididymis, retidestis, vasa efferentia and epididymis are located inside the testis region. तो जब testis की पार्ट देखेंगे तब आप इन सारे ducts को देख पाएंगे, ठीक है, because they are present inside, छोटे छोटे structures है present inside, whereas the vas deferens is present on the outside as, ठीक है, fine, clear. रेटिटेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस इसी फ्लो में चलता है। पहले रेटिटेस्टिस आती है, फिर वैसा एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस, उसके बाद वास डेफरेंस। सो वास डेफरेंस इज क्लियरली सीन ऑन द आउटसाइड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ लार्ज स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वास डेफरेंस है। देखिए आप टेस्टिस से निकला एंड इट कंप्लीट्स इट्स मूवमेंट अक्रॉस द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। उसके बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, फिर नीचे आती है इनटू दी यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो ये एक लंबी सी ट्यूब है एंड सिंस इट इज लार्ज इन स्ट्रक्चर तो ये दिखती है इन दी डायग्राम आल्सो, बट द रिमेनिंग दैट इज रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, ये आपको मतलब दिखेगा नहीं इजीली। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। हो उसके बाद नेक्स्ट क्या आती है? एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल इज वेरी मिनिमल, बट इन केस ऑफ मेल्स बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए देखो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पे दिख रहा है रेड वाला, या फिर यहाँ पे दिस इज द प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट है, ठीक है, फाइन। सिमिलरली प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड नहीं है, इट इज अनपेयर्ड, रिमेंबर दिस, अनपेयर्ड। जबकि सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड में है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड में है, फाइन। एंड काउपर्स ग्लैंड और बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपकी पेयर्ड में है, ठीक है। So there are two set of paired glands and one set of unpaired glands. Is that clear, people? समझ में आया आपको? Yes. One set of unpaired glands, that is prostate, which is largest among all the glands. फिर बाकी दो पेयर है जो कि आपकी paired glands है, ठीक है, and they are small in size, ठीक है। Is that clear? And इसके अलावा you have the external genitalia. तो टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्ट्रक्चर्स हो गए आपके, पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, accessory ducts, accessory glands, and the external genitalia. Pair testis, accessory ducts, the accessory glands, and the external genitalia. These are the structures that are present where inside the male reproductive system. ठीक है? Is that clear, बच्चा? Fine. Okay. See. जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो पहले आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इसकी अगर प्रॉपर आइडिया आपको आगे डायग्राम आपको प्रॉपरली याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो इनको। पेयर्ड टेस्टिस, ठीक है, लोकेटेड इन द स्क्रोटम or scrotal sac outside
मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जो बोल रहा हूं मैं प्लीज ध्यान से सुनना, सिंस इट इज रिवीजन, जो भी बोल रहे हैं जस्ट सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ओके, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स में ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटिकुलम मिलेगा, फिर वैसा एफरेंशिया मिलेगा, एपिडिडिमिस मिलेगा, वास डिफरेंस मिलेगा। नाउ सम पीपल आस्क सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक्सेसरी डक्ट्स नहीं है? नहीं है, क्यों? Because seminiferous tubules are the sites where the sperms are manufactured. Sperms वहां बनते हैं, तो therefore they are not accessory ducts. Accessory ducts मतलब जिनका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है। Understood the point? Site where production is done is not considered accessory. वो मेन है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक्सेसरी होती है। ठीक है, ओके। तो रेटिकुलम, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डिफरेंस ये बन गए आपके एक्सेसरी डक्ट्स। फाइन। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात आती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में यू हैव वन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड व्हिच इज अनपेयर्ड, देन आपकी बल्बोयूरेथ्रल एंड सेमिनल वेसिकल्स आती है जो कि पेयर्ड होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक। Then look into it. Paired testis. As you can see this in the diagram clearly. ये आपकी टेस्टिस है। नाउ हमारी जो टेस्टिस है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। दैट इज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, समझ में आया? ओके, देन ये क्यों किया गया है? व्हाई? बिकॉज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पर्म्स आपकी जो बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस होनी चाहिए फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर। ना बॉडी की टेम्परेचर इज अबाउट 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की मेथड होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पर्म्स होता है, दैट ऑकर्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 डिग्रीज लेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है ना? ओ एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस, इसके बाद ये देखो ये हो गया टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर की स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फाइन, जो आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो निकल के आता है सिस्टम, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज नोन एज द रेटिकुलम। ठीक है ना? अब रेटिकुलम जो है वो आगे चल के वासा एफरेंशिया में जाता है, वासा एफरेंशिया। फिर वासा एफरेंशिया से ये निकल के एपिडिडिमिस में आया। एपिडिडिमिस की 3 रीजन्स है, 3 रीजन्स है। ठीक है, 3 रीजन्स आ गए। एक आपकी ऊपर दैट इज कैपुट एपिडिडिमिस। ठीक है, फिर आती है कॉर्पस एपिडिडिमिस, फिर आती है कॉर्डा एपिडिडिमिस। ठीक है, और ये जो यहां से निकल के जा रहा है, दिस इज योर वास डिफरेंस। फिर दैट वास डिफरेंस लीड्स टू द स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, अब देखो इधर, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसको बोला जाता है? दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। Primary sex organs are those that produce the sperms and the hormone, which is the androgenic hormone, androgenic hormone or the male hormone. ठीक है, that is testosterone. Fine. Sperms and testosterone जो बनाता है, that is referred to as primary sex organs. Okay. Then the testes are formed within the abdomen. मतलब testes जब हम लोग की embryonic development होती है during the fetal stages, तब testis कहाँ होता है? Inside the abdomen. फिर just prior to the birth से पहले the testis descends down
descends down through the inguinal canal. ये आपकी inguinal canal है. इंगुइनल कनाल से नीचे की तरफ डिसेंड हो जाता है इनटू द स्क्रोटम. समझ में आई बात? दिस इज द इंगुइनल कनाल थ्रू व्हिच द टेस्टिस डिसेंड्स फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम. ठीक है. कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यू होती है जहां पे ये टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं कर पाता. देयर माइट बी सम फ्लॉज विद द इंगुइनल कनाल. अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, डेवलपमेंट के टाइम पे ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इन दैट सिनेरियो एक कंडीशन देखी जाती है, याद रखना बच्चा. इट इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. ठीक है. क्रिप्ट ऑर्किडिज्म ये एक प्रॉब्लम है. इसे सर्जिकली ठीक किया जा सकता है. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट जल्दी करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज अगर मान लीजिए ये रह गया एब्डोमेन के अंदर, तो इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ इट विल बी अ प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज इसका टेम्परेचर जो है वो 2 to 3 डिग्रीज लेस होना चाहिए बॉडी से. जब एब्डोमिनल रीजन में रहेगा तो इट्स टेम्परेचर वुड बी इक्विवेलेंट टू योर बॉडीज टेम्परेचर. हेंस धीरे धीरे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी नष्ट हो जाएंगे. सो देयरफॉर व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड कि भाई स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं हुआ है, तो इट इज इमीडिएटली सर्जिकली करेक्टेड. ठीक है. अंडरस्टूड? ओके. Soon after the birth or at the 8th month of pregnancy, they descend into the scrotal sac or scrotum through the inguinal canal. समझ में आया? नॉर्मली ये बर्थ से पहले आपका एब्डोमेन के अंदर ही होता है. तो 6th to 7th month में ये फॉर्मेशन हो जाते हैं, एंड इन द 8th month just prior to the parturition, they descend into the scrotum through the inguinal canal. Okay. The low temperature 2 to 2.5 degrees less than the body temperature. आप इसे 2 to 3 degrees ले सकते हैं, no problem. ठीक है. Temperature of the scrotum helps for proper functioning of testis and spermatogenesis. Now that is the reason why the scrotum is located outside the abdomen, inside which the testis is located. Now एक question बहुत लोग पूछते हैं कि सर जितने सारे mammals हैं, all the mammals which are present, क्या सब में ये जो testis है, does it descend into the scrotum? Answer is no. There are many animals जिनमें testis remains in the abdomen. ठीक है. स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करता. फिर only during the breeding season, where it is required, then it will descend temporarily into the scrotum. Then they shall be capable of reproducing. Once the process is over, then it will again ascend into the abdomen. Then my baat, is it clear? Only in human beings and certain primates and other some non-primates, ये testis scrotum के अंदर बाहर located है, outside the abdominal cavity. Kintu, there are many animals in which it is located infra-abdominal, that is within the abdomen. In that scenario, only during the breeding season, it descends down into the scrotum, and after the reproduction phenomenon is over, it will again ascend back into the normal. समझ में आई बात? Now, look into this. Each testis is oval in shape. Each testis is oval in shape. ठीक है. Length is 4 to 5 centimeters. Width is 2 to 3 centimeters. ठीक है. In total, there are 250 testicular lobules in it. Remember this important value. Very important. In total, there are about 250 testicular lobules in it. Each lobule contains 1 to 3 coiled seminiferous tubules. Each lobule contains 1 to 3 coiled seminiferous tubules. ठीक है.
250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इन टोटल, उसमें 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं पर टेस्टिकुलर लोब्यूल. ओके, दैट इंप्लाइज approximately minimum 250 seminiferous tubules will be there or maximum 750 testicular lobules will be there. Just multiply कर दो इसके साथ, ठीक है. इन टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है. ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो मिनिमम 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे या फिर मैक्सिमम 750 क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. It's a very simple phenomenon. Normally क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट दैट अगर डायरेक्टली दिया कि 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिकुलर लोब्यूल है तो इजी है, क्यों बुक में दिया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, याद है. अगर ऐसा दे दिया कि the number of seminiferous tubules ranges from 250 to 750, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया. तो वो ऐसे हो गया कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, पर लोब्यूल आपका 1 से 3 है, तो देयरफॉर मिनिमम 250 होंगे एटलीस्ट वन, और 750 होंगे मैक्सिमम. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, बट उस समय स्ट्रेस में people miss out on this. Okay, seminiferous tubule is lined internally with spermatogenic cells. ठीक है, these are what kind of cells? These are generative cells. ठीक है, generative cells. ये बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम है. क्या है रे बच्चा? जर्मिनल एपिथेलियम. आओ, और जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? These are modified cuboidal epithelium. याद रखना, modified cuboidal epithelium. क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाइड होके आपकी जर्मिनल एपिथेलियम बनती है, याद रहेगा. ओके, दिस इज देयर इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, उसका रिलेटेड चीज है. सो व्हेन वी आर स्टडीइंग वी नीड टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स टुगेदर, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. अलोंग विथ इट आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, जहां पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है. अब बिसाइड्स दैट देयर आर टू अदर काइंड्स ऑफ सेल्स हियर. One is the Sertoli cells, the other is Leydig cells. ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा और सर्टोली सेल्स मिलेगा. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, वरना सर्टोली सेल्स क्या करता है? ये नर्सिंग सेल्स है, नर्सिंग सेल्स. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स. ओके, सपोर्टिंग सेल्स है, इनको नर्सिंग सेल्स भी बोला जाता है. दे हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ सेल्स, आई मीन स्पर्म्स, राइट. सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, समझ में आई बात? देखो इधर डायग्राम में ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये वही स्पर्मेटोगोनिया है, कंप्राइजिंग ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. इनसे क्या होता है? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए यहाँ पे. दीज आर दी स्पर्मेटोगोनिया. ये स्पर्मेटोगोनिया है, मतलब ये अभी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ और अर्ली फॉर्म्स ऑफ स्पर्म्स ही है, बट अभी तक स्पर्म्स में कन्वर्ट नहीं हुए. ओके, धीरे धीरे इनकी ना डिफरेंशिएशन होती है, इनकी डिफरेंशिएशन होती है, ये मैच्योर करते हैं. नाउ ड्यूरिंग दिस मैच्योरेशन सेकेंड स्टेज में क्या आ गया? स्पर्मेटोसाइट्स. पहले आ गए आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, उसके बाद आएंगे आपके स्पर्मेटोसाइट्स. ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच विल कम अक्रॉस आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये थर्ड स्टेज है. ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाएंगे and will result in the formation of the structures जो हम लोग को दिखते हैं, that is the spermatids. ना अभी तक ये आपकी प्रॉपर स्पर्म्स नहीं बनी है, ये आपकी स्पर्मेटिड्स हो, ये फोर्थ स्टेज है. अब स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? ये एम्बेडेड हो जाएंगे किसके अंदर? ना इन सर्टोली सेल्स के अंदर, बिकॉज सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? इनको नरिशमेंट देंगे.
फिर से बोल रहा हूँ, पूरी तरह से ध्यान देकर सुनो बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटोगोनियम पहले फॉर्म हो गया, ठीक है, ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम, then it results in the formation of primary spermatocyte. The primary spermatocyte results in formation of secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte से आपकी next structure जो बनती है वो है spermatids. Spermatids embed themselves inside the Sertoli cells, derive nutrition from it. Fine. वहां से ये क्या होता है ना, तब तक spermatid जो है आपका वो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, मतलब हिल डुल नहीं सकता, बिकॉज उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें उतना कैपेसिटी नहीं होता, मच्योर नहीं हुआ होता है वो, ठीक है। फिर वंस द स्पर्मेटिड्स आर एक्चुअली एक्टिव, matured and motile, then they are referred to as spermatozoa. ये फाइनल matured forms है, ये फाइनल matured forms है, that is spermatozoa, ये फाइनल स्टेज है। तो पहले आया स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ। समझ में आई बच्चा? क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, यस, ठीक है। उसके बाद देखिए, आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आते हो आप, ठीक है, वहां क्या मिलेगा आपको? इंटरस्टिशियल स्पेस मिलेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस मिलेगा। The interstitial spaces, they contain blood vessels, highly vascularized है, highly vascularized है, ठीक है। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स में आपको लेडिक सेल्स मिलेंगे, ये क्या काम करते हैं? ये टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है। देन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। तो तीन प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। वन इज द ब्लड वेसल्स, बिकॉज इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, ब्लड सप्लाई को कंटिन्यूसली रहती है। दूसरी आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स है, जिनका काम है यहाँ पे हार्मोनल प्रोडक्शन। और तीसरा आपका इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स है, जो प्रिवेंट करते हैं एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू दी spermatozoa or the neighboring cells, ठीक है। समझ में आई बात? तो blood vessels, high vascularization, Leydig cells and the immunologically competent cells, three kinds of cells are present here, ठीक है। Is that clear? ये हो गई बेसिकली आपकी entire internal aspect of the क्या testis. As you can see in the picture, आप अगर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। ये आपकी स्पर्मेटोगोनियल लाइनिंग है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो गोल गोल सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये स्पर्मेटोगोनियम है और गोनिया है, ठीक है। इनके बाहर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखेंगे, फिर इनके अंदर जो एम्बेडेड होके पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है, क्वेश्चन आती है, ये क्या है डायग्राम लेबलिंग, और ये क्या है? जो अंदर घुसे हुए हैं लेडिक सेल्स के इंटरनली, दे आर स्पर्मेटिड्स, एंड जो लिबरेटेड हो गए हैं वो है स्पर्मेटोजोआ। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी एसेंशियल। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटिड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देन आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर नेक्स्ट आती है आपकी एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इन द एक्सेसरी डक्ट्स, लुक एट दिस पिक्चर, इट विल बी फर्दर क्लियर। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वी ऑलरेडी नो कि टोटल में आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दे आर प्रेजेंट इन about 250 testicular lobes, ठीक है, with 1 to 3 seminiferous tubules in each.
ठीक है फाइन। तो टोटल में एक पर्टिकुलर लोब में, दिस इज वन लोब, ये एक लोब है, दिस इज वन लोब, ये और एक लोब है, ये और एक लोब है, ये और एक लोब है, ऐसे करके टोटल 250 लोब होते हैं। 250 lobes में each lobe will have 1 to 3 seminiferous tubules, right? And each seminiferous tubule is required for the production of the sperms. ठीक है, तो इसमें कौन सी सेल्स दो होती है? यस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कौन सी दो सेल्स होती है? स्पर्माटोगोनियल, ठीक है, एंड एंड दी सर्टुली सेल्स, टोटल ये दो सेल्स होती है वहां पे। ओके फाइन, ओके देखो, तो इस ये हो गई ना, वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बनता है ट्यूब्स का, ऐसे ऐसे जो भी इनके कंटेंट्स है वो यहाँ पे आके पहुंचती है ऐसे करके। now this network of tubes which you see here, इनको हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है भाई। तो रेटेटेस्टिस से क्या आ गया? वैसा एफरेंशिया, ये देखो और एक बन गया, दिस इज वैसा एफरेंशिया, ठीक है। मतलब पाथवे अगर स्पर्म्स का देखना है तो यहाँ पे मान लो ये स्पर्म्स प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर इन दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर पहले कहाँ पहुंचे? रेटिडेस्टिस में, फिर दूसरी जगह कहाँ पहुंचे? वैसा एफरेंशिया में, ठीक है। वैसा एफरेंशिया से होकर कहाँ पहुंचेंगे? एपिडिडिमिस में, एपिडिडिमिस से कहाँ जाएंगे? इनटू द वास डिफरेंस, ठीक है, एंड वास डिफरेंस से फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? स्पर्मेटिक डक्ट में, स्पर्मेटिक डक्ट में, फाइन। ये हो गया बेसिकली आपका पाथवे टोटल में। क्लियर? इज दैट क्लियर? Seminiferous tubules, retitestis, vasa efferentia, vas deferens, then the spermatic duct, and finally into the urethra. ठीक है, ये जो testis है, it is being held at its position using the help of spermatic cord. Fine. इसमें देखिए blood vessels and nerves दिख रहे हैं आपको? Yes. Fine. ये आपकी epididymis head है, मतलब caput epididymis है, ठीक है। body मतलब corpus है, ठीक है, एंड फाइनली ये जो टर्मिनल सेक्शन है ये कॉर्डा एपिडिडिमिस है। ओके फाइन, ये है आपकी कॉर्डा एपिडिडिमिस टेल। ओके डन। देखो रेटिडेस्टिस इरेगुलर कैविटीज है, वासा एपिरेंशिया सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स है, एपिडिडिमिस स्टोर्स द स्पर्म्स टेम्परली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, द साइट वेयर द स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड, ठीक है, फॉर मैच्योरिटी इज नोन एज एपिडिडिमिस, ठीक है। देन कम्स वास डिफरेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि यहां से बाहर लेकर जाता है इनटू द इजैकुलेटेड डक्ट, ठीक है। ओके, तो पाथवे इज लाइक दिस एंड दिस एंटायर नेटवर्क results in formation of the accessory ducts. Clear? Fine. So उसके बाद देखिए the accessory ducts, the conduction of sperms to accessory ducts कैसे होती है? Seminiferous tubules, ठीक है। I have already mentioned this, एक बार दोबारा देख लो। पहले आ गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस एंड गोज आउट, ठीक है फाइन। ये हो गई आपकी एक्सेसरी डक्ट्स की पाथवे। The urethra receives the ducts of prostate and Cowper's glands and passes through the penis. ठीक है, वो आपकी सेट ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स है, वो दैट विल सी लेटर, बट पाथवे इसकी कैसी है देखिए, यहां से शुरू हुआ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एक मिनट,
यहाँ से आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल शुरू हुई, फिर रेटिडेस्टिस, ठीक है, फिर ऐसे घूम के आ गया, ऐसे ऐसे, फिर ये हो गई आपकी वासा एफरेंशिया, ये हो गया एपिडिडमिस, देन यहाँ से आपका चला वास डिफरेंस, फाइन, क्लियर। देन द वास डिफरेंस से आ गया कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट, ठीक है, कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट से नीचे आएगा, दैट इज द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा यूरेथ्रल मीटर से। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लेबलिंग में आती है, ठीक है। तो मार्क दीज रीजंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ये seminal vesicle, common ejaculated duct. People have this confusion always. इसे common ejaculated duct क्यों बोला जाता है? ना common ejaculated duct बोलने का ये कारण है that here the ejaculated duct is formed by the meeting of the vas deferens and the seminal vesicles. ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, देन यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, फिर नीचे आएंगे तो बल्बोयूरेथ्रल या काउपस मिलेगा, एंड फ्रॉम हियर इट अगेन प्रोपागेट्स नीचे, ये आपकी पेनिस रीजन है, पेनिस में दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस फाइनली इज द ओपनिंग स्लिट, दैट इज यूरेथ्रल मीटस, क्लियर, फाइन। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स अगर देखोगे तो व्हाट डू दे इंक्लूड? अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, a pair of seminal vesicles, we have already seen it, ये दो आपकी seminal vesicles है, ठीक है। then a large single prostate gland, ये है, ये unpaired है, it is unpaired, and a pair of small cowpus और bulbourethral glands, ठीक है। अब इनकी क्या क्या functioning है, we'll see. now their collective secretion is called the seminal plasma, ठीक है, collective secretion is called seminal plasma. ये it is rich in fructose, it is rich in calcium and other enzymes. So seminal plasma plus sperms, it is referred to as semen. ठीक है, याद रखना, semen is equal to seminal plasma plus sperms. मिलाओ तो then it results in semen. ठीक है, seminal plasma किसमें रिच है भाई? फ्रुक्टोज में है, कैल्शियम में है एंड सर्टेन एंजाइम्स। कौन सी एंजाइम चाहिए? जो आपकी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में हेल्प करता है, कैपेसिटेशन में हेल्प करता है, दोज एंजाइम्स, राइट। नाउ फंक्शंस ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा क्या क्या है देखो, हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स, नंबर वन, ये स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दूसरा, it supplies nutrients to the sperm. Third, provides alkalinity, ठीक है, because sperms require an alkaline medium to survive. Hence, आपकी the pH value has to be slightly alkaline, approximately 7.4, 7.6 के आसपास, ठीक है। And this is a very very important feature. Why? Because the female reproductive tract, ठीक है, it is acidic in nature. So basically, if the seminal plasma does not maintain the alkalinity, then once the sperms enter the female reproductive tract, they would be neutralized. So if they are dead, then they cannot
perform the process of reproduction, as a result of which ये चीज नहीं हो पाएगी. Hence, in order to counteract the acidity of the uterus, the alkalinity has to be maintained. Very important. ठीक है? Secretions of Cowper's gland lubricate the penis. ठीक है? During coitus, the Cowper's glands or the bulbourethral glands, they secrete a mucilaginous substance, mucus-like substance, which helps in lubricating the penis in such that the coitus would be proper and result in proper ejaculation and transfer of the sperms into the female reproductive tract. Okay, that is the basic function of the secretion of the Cowper's glands. Okay, so secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicles, and prostate help for maturation and motility of sperms. Very important. Very important. Q. Because here we are talking of collective functions of the epididymis, the vas deferens, the seminal vesicles, and the prostate. Epididymis, vas deferens, seminal vesicles, and prostate. क्या काम करता है? Capacitation or maturation of sperms and increase their motility so that they can perform their purpose of fertilization. ठीक है? Now fertilization कहाँ पे होगा? In the ampullary isthmus junction of the female reproductive tract. तो वहां तक पहुंचेंगे तभी तो fertilization होगा. Now that journey is not a very small journey. It's a very long journey. Okay, and they have to cover so many different environmental conditions, right? Like acidic environment, presence of several kinds of phagocytic cells, वगैरह वगैरह. So उसमें loss of motility वगैरह भी होता है. Many things are there, many problems are there. So in order to counter those problems, ये secretions बहुत important roles play करती है. ठीक है? Now, the external genitalia में आओ. The external genitalia is basically the penile section. ठीक है? The penis is the external genitalia. Of the external genitalia, that is the penis, is the structure that allows the transfer of the sperms into the female reproductive tract. So ये basically क्या हो गया? It's the copulatory organ. In males, the penis is the copulatory organ. Why? Because यहाँ से ही ejaculation होती है and the sperms are ejaculated out. ठीक है? And if the ejaculation enters the female reproductive tract, then only fertilization is possible. Therefore, this penis is a very, very important structure in terms of male reproductive system. Okay? So basically, it is a copulatory organ. It is a copulatory organ made up of special erectile tissues. कौन सी है? Corpus cavernosa and corpus spongiosum. समझ में आया? ये कैसा होता है बेसिकली? If you look at it carefully, तो यहाँ पे देखो corpus cavernosum, corpus spongiosum. Now, if you look at the cross section, तो कुछ इस प्रकार का cross section बनता है इसका, ऐसा, ऐसा, ऐसा. Now, this here you have ये spongy tissue है या erectile tissue है. Cavity जैसे या सिलोम जैसे है. And यहाँ पे आपकी blood vessels आके पहुंचती है. The blood vessels, yes. Now during erection, these tissues get filled with blood. ठीक है? As a result of which they expand. Size में बड़े हो जाते हैं. Expand and hardened. Result in the erection of the penis. ये erection इसलिए होता है so that it facilitates the transfer of the sperms into the female reproductive tract
टू द मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जितना डीप ट्रांसफर होगा, sperms would have to travel the lesser distance, तो उनको difficulties भी कम face करनी पड़ेंगी, and the chances of fertilization will also be maximized. Therefore, ये बहुत important role करती है in terms of the fertilization mechanism. ठीक है? When the spongy tissue is filled with blood, the penis erects. This facilitates insemination. अब insemination क्या है? Process of transfer of sperms या बोलो तो semen into the female reproductive tract is termed insemination. ठीक है? The process of transfer of sperms or semen into the female reproductive tract is referred to as insemination. ठीक है ना? Okay. Then the cone-shaped tip of the penis is called the glans penis. ये glans penis जो है, ये basically आपका the sensitive structure है. ठीक है? This is highly sensitive and it is the structure which actually stimulates the entire erectile tissue. ठीक है? जैसे फीमेल्स के केस में इसकी इक्विवेलेंट क्या है? द क्लाइटोरिस. वैसे ही इन केस ऑफ मेल्स इट इज ग्लैंड्स पेनिस. ठीक है? इट इज कवर्ड बाय प्रेफ्यूज. एक फोर स्किन रहता है, ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज अ फोर स्किन कवरिंग इट. दिस फोर स्किन which is covering the glans penis is referred to as prepuce. ठीक है? Now when there is erection, the prepuce resides back, मतलब पीछे की तरफ चली जाती है, and the glans penis is exposed, resulting in a better form of stimulus, causing further ejaculation. ठीक है? समझ में आई बात? Clear? Okay. Then come, ये हो गया तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Done. Now, इसके बाद आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Look at it once. Briefly देख लो. In case of female reproductive system, ठीक है, you'll have a paired ovaries, ठीक है, accessory ducts and the external genitalia. Right? Now, in case of paired ovaries, whenever you look at the paired ovaries, ये आपकी main structures बन गए. That is gonads. Fine. उसके बाद आपकी अगेन सेम जैसे मेल में था, accessory ducts and finally the external genitalia. In case of the males, when you look into the paired ovaries or gonads, तो आते हैं आपके simply female reproductive structures, that is the gonads or the main primary reproductive structures. उसके बाद next thing that comes in the picture is accessory ducts. तो all the ducts that help in the transportation. तो उसमें आपकी oviducts आएंगी, uterus आएगा and vagina आएगा. Oviducts or fallopian tube, uterus and the vagina. External genitalia ज्यादा है. In case of males कम था, only the penis. यहाँ पे external genitalia में आपको क्या मिलेगा? Mons pubis, vestibule, hymen, clitoris. ठीक है? Now,
You can look at this. This is the structure of the ovary. Now, female reproductive system, ugly, next class में, and the will be again revised. ठीक है, बस एक बार देख लो. Since there is time, we have finished the male reproductive system almost. So female reproductive system की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं. ठीक है, fine. Paired ovaries, fine, connected by the help of the mesorchium. Okay, then the mesorchium के साथ connected है, ligaments के साथ connected है. इनकी primary purpose क्या है? The manufacturing of the ovum. ठीक है, I'm scrolling through this quickly so that just you can see. It will, since today we have covered the male reproductive system, अगली class में we'll look into the female reproductive system in details. Fine, just एक बार देख लो quickly, go through it. ठीक है, this is paired ovaries. Fine, axillary ducts, oviducts हो गया, fallopian tube, uterus, vagina. ठीक है, then you'll have the ampulla, the infundibulum, isthmus, ciliary epithelium, all the details. Uterus, the site where the fetal development occurs. Then the vagina, this external genitalia में आता ही है. ठीक है, as well as the accessory duct. The sperms enter into the female reproductive tract through the vagina. ठीक है, and then they move inwards. इनमें एक ही gland है आपका, that is Bartholin's gland. जैसे हम लोग की bulbourethral Cowper's glands थी in case of males, this is the gland which facilitates lubrication in case of female. ठीक है, then comes the mons, pubis and vestibule. ठीक है, and there you can see the clitoris, that is a sensitive structure comparable to glans penis. ठीक है, then comes hymen. इस hymen के बारे में एक misconception है that hymen is the symbol of virginity. Actually not. Why? Because hymen may or may not be intact. In some cases hymen may not be formed also at all. Therefore hymen is not an indicator of fertility. A pair of mammary glands contains glandular tissue and fat. This is an accessory structure. It is only useful when post-parturition. After the parturition is done, then only they will be activated and the lactiferous glands shall produce milk. Hence, milk production hogi by use of prolactin and ejection hogi by the help of oxytocin. ठीक है, fine. And this is a pathway how the milk is ejected out. Mammary alveoli, tubules, mammary ducts, ampulla, and finally lactiferous duct से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, so this is just a brief of the female. Male reproductive system हम लोग का खत्म हो गया. Now the session is open for discussion or any questions or doubts. अगर किसी को कोई doubts है, confusion है, you want to ask me anything regarding the male reproductive system, so you are free to ask. ठीक है. Our today's session on the male reproductive system is done. Right? उसके बाद we have only looked into the anatomy and the morphological structures. इसके बाद in the next sessions we will look at the female reproductive systems and the mechanism of spermatogenesis, oogenesis, etc. So ये only structures था. फिर pre-fertilization, fertilization and post-fertilization development देखेंगे. ठीक है? If anyone has any questions, please ask.